नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के जो हमारे साथ लाइक और सब्सक्राइब मिल रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संसद के ही टॉपिक के अंतर्गत एक हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। दैट इज क्लियर। संसदीय समितियां जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। इनको क्यों बनाया जाता है, पहले हम समझ लें कि इनको बनाया क्यों जाता है। संसद के द्वारा इन कमेटियों की स्थापना की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इनको स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है, क्योंकि संसद के सामने बहुत कार्य होते हैं, नियम विधेयकों पर चर्चा करना, विधेयकों के बारे में पास करना, बहुत कार्य होते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य और उनके लिए संसद के पास पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। कुछ दिन बैठकों में चर्चा पर चर्चा में बीत जाता है, कभी स्थगित हो जाती है कोई किसी कारण से, तो उस पर स्पेशलाइज लोगों के द्वारा क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से कार्य किया जाए, इसके लिए संसदीय समितियों की स्थापना होती है। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? पूछे कोई आपसे संसदीय समितियां क्या होती हैं, कोई आपसे पूछे तो संसदीय समितियां क्या होती हैं, तो ये हो गया जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती। पहली डिफिनीशन नंबर 1 कर लेंगे, जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं। ठीक। नंबर 2 आप कर लेंगे, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा में बात करेंगे तो कौन? लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात करेंगे तो सभापति नामित करते हैं। जो अध्यक्ष है सभापति, वही बात के निर्देश पर कार्य करती है, और जो अपनी रिपोर्ट सदन या लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, तो ये आपकी क्या हो गई? संसदीय समितियों की परिभाषा हो गई। ठीक है। अब इसमें जो बात जानना है मित्रों, संसदीय समितियों की प्रकार कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक तदर्थ। एक क्या होती है? अस्थाई होती है, और एक क्या होती है? तदर्थ होती है। अस्थाई समितियां वे समितियां होती हैं जिनका निर्वाचन 1 वर्ष के लिए किया जाता है, ये पूरे वर्ष भर कार्य करती हैं। ठीक है। और तदर्थ समितियां वे समितियां होती हैं जिनका निर्वाचन किसी विशेष परिस्थिति के लिए होता है। वह विशेष परिस्थिति पूरी हो गई, जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना हुई थी वह उद्देश्य समाप्त हो गया, तो ये अपने आप क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो तदर्थ और अस्थाई समितियों में अंतर यही है। अब अस्थाई समितियों के प्रकार, अस्थाई समितियों के प्रकार देख लें। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन जो काम की बातें हम वही जाने। ठीक है। जो मैं बता दूंगा इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये जान लीजिएगा। आप केवल यही पढ़ लीजिए। बाकी तदर्थ में बहुत समितियां हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये संविधान तो बहुत बड़ा है, उसमें हर चीज पढ़ पाना और तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो हम जो चीज जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं उसको पिकअप करें। वित्तीय समितियां 3 होती हैं दोस्तों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। इन्हीं 3 समितियों को मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, बाकी बहुत मतलब नहीं है, और इन्हीं 3 से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है। तो वित्तीय समितियां कौन कौन है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। विभागीय समितियां कुल 24 थी, किसी विभाग है उस विभाग संबंधित समितियां कुल 24 थी है वर्तमान समय में। 93 तक 17 थी, 7 और जुड़ गई, 93 तक 17 थी, और अब कितनी हो गई हैं? 24 हो गई हैं। जांच समिति, इसमें कई समितियां हैं। जांच समिति में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति। चौथा, परीक्षा और नियंत्रण के लिए गठित समिति, इसमें है 4 है। सरकारी आश्वासन समिति, विधायन समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण की समिति, विचार प्रस्तुत करने की गठित समिति। ठीक है। ये हो गया। एक है इसमें है स्त्री सशक्तिकरण समिति, लाभ के पदों के लिए गठित समिति। 5वां, दैनंदिन समिति, रोज की कार्य आश्वासन समिति, निजी विधेयकों के संकल्प से संबंधित समिति, सदस्यों की बैठकों में अनुपस्थिति से संबंधित समिति। और 6ठा है सेवा सुविधा से संबंधित समिति, इसमें है
सामान्य प्रयोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, वेतन भत्ते संबंधित समिति। मित्रों आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें वित्तीय समितियों से प्रश्न बहुत आता है, वित्तीय समितियों से प्रश्न बहुत आता है और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डाटा के लिए मैंने आपको लिखा दिया, हमें उम्मीद है कि आप कलम कापी लेके बैठे होंगे और इसको आप पूरी तरह से नोट कर लेंगे। ये केवल डाटा है, इसमें कौन समिति ये बहुत नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है मित्रों यहाँ तीनों को। ठीक है, तो अब हम इनको मिटा देते हैं और इन तीन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम केवल इन तीन पर चर्चा करते हैं। टॉपिक होगा पहला लोक लेखा समिति। क्या हो गया मित्रों? लोक लेखा समिति, इसके बारे में पढ़ना है। लोक लेखा समिति, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश भी जानते रहें, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, और अक्सर नाम लिया जाता है, इसे कहते हैं पीएसी। आप मीडिया में इसके नाम सुनते हैं तो इसका नाम पीएसी अक्सर लोग बोलते रहते हैं, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इसके बारे में कुछ चर्चा हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर एक, इसकी बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना, ये बहुत पुरानी समिति है, इसकी स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसकी स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1921 ईस्वी में। अब यहां दो प्रश्न है, 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। तो पहली बात ये जाने, क्या पहली बात, इसकी एक टॉपिक होगी, यहां से दो प्रश्न आपके लिए बनते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो आप क्या बता दोगे? लोक लेखा समिति के तहत हुई। और कब हुई, तो आप बता देंगे साहब 1921 में हुई। ठीक है। नंबर दूसरा, सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति। ठीक। सी में चलते हैं, इसमें 15 लोकसभा से कामा 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कुल संख्या कितनी है? 22। अब प्रश्न पूछे कि लोक लेखा समिति सदस्यों की संख्या कितनी? 22। कहां से? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अलग अलग बता रहे हैं तो याद कर जाइएगा इसको। नंबर डी, इसके सदस्यों का चुनाव, इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है।
के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, आगे चले, यहां तक हो गया। इसके हाँ, यहां तक हो गया। और अगली बात कि इसमें मंत्री कोई सदस्य नहीं होता, मतलब लोक लेखा समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं होता, कामा दूसरी बात कर देंगे कि इसके माने पीएसी लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष का चुनाव या इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर लेंगे, नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें मंत्री कोई लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगली बात क्या है कि 1967 के पहले इसका अध्यक्ष, इसका मतलब पीएसी का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता था। ठीक है, 67 के बाद इसके बाद इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का होता है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है। तो इस समय अगर मैं बात करूं, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं, क्लास में ले रहा हूं, इस समय विपक्ष में है कांग्रेस, सत्ता पक्ष में कौन है? भाजपा, नरेंद्र मोदी। तो इसमें विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बाद में भी लोग वीडियो देख सकते हैं। तो इस समय विपक्ष के नेता पीएसी कौन होंगे? अधीर रंजन चौधरी, वो विपक्ष के नेता हैं। अगर हम बात कर ही लें तो इस समय कांग्रेस विपक्षी पार्टी में है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों? लोक लेखा समिति के इस समय है अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अब सबसे बात इसका कार्य, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? ये क्या करती है? लोक लेखा समिति सीएजी मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है, कार्य क्या है? पीएसी कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, जिसे राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत कराता है। मतलब यहां कुछ बात समझिए, प्रस्तुत कराता है। अब यहां देखिए, यहां क्या देखने की जरूरत है? जैसे जो बजट होता है, बजट की जांच कौन करती है? यहां बजट, ये चार्ट देख लें, बजट की जांच कौन किया? कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब इस कैग ने अपनी रिपोर्ट, ये प्रश्न पूछा गया, कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने इसे सदन में रखा। ठीक है, और सदन में के द्वारा लोक लेखा समिति जांच करती है। अब यहां प्रश्न पूछा जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखता है? सदन में। और उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। तो लोक लेखा समिति से इतना आपके लिए पर्याप्त प्रश्न है। ठीक है।
आगे हम चलते हैं। नंबर दो में है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति नंबर 2, प्राक्कलन समिति नंबर 2 दोस्तों, प्राक्कलन समिति। इसी को कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। प्राक्कलन समिति इसे क्या कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, ठीक है। इसी को एक नाम और है इसी का किफायत समिति, मितव्ययिता समिति, जो भी आप नाम लिख लें, किफायती समिति या मैं लिख ही देता हूं मितव्ययिता समिति। ये तीनों नाम याद रखें, ठीक है। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी या इसी को कहते हैं मितव्ययिता समिति, ठीक है दोस्तों। अब हम प्राक्कलन समिति की बात करते हैं। इसका जो है प्राक्कलन समिति, अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसके लक्षण 1921 से देखे जा सकते हैं। प्रश्न आप एकदम डाटा याद रखते चलिए। नंबर 2, आजादी के बाद 1921, आजादी के पहले, आजादी के बाद दोस्तों क्या? आजादी के बाद जान मथाई, ठीक है। आजादी के बाद 1950 में जान मथाई, उस समय ये क्या थे? जान मथाई उस समय ये वित्त मंत्री थे। जान मथाई की सिफारिश पर स्थापना, ठीक है। नंबर 3, सदस्यों की संख्या मतलब लोकलेखा समिति, सॉरी, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30, 50 लिख रहे हैं, 30। ये 30 ध्यान देने की बात है। सभी के सभी लोकसभा, सभी सदस्य कहां से मित्रों? लोकसभा से, ठीक है। अब नंबर 4 चलते हैं। नंबर 4 पे ये मैंने बता दिया आपको। नंबर 4 की बात करते हैं। चुनाव कार्यकाल पूछा जाए, मैंने बता दिया अस्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। कार्यकाल 1 वर्ष। चुनाव की बात करें दोस्तों तो वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, ठीक है। अब कार्य में इसका कार्य केवल परामर्शी, बाध्यकारी नहीं होता। इसका कार्य क्या है? परामर्शी, ठीक है। नोट करके एक बात, नोट में क्या? पीएसी माने लोक, इसीलिए मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा था, किसी बना याद कर ले। पीएसी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और पीएससी को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया,
तीसरी जो वित्तीय समितियों में तीसरी है और लास्ट है, तीसरी समिति है, वह है सार्वजनिक 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 उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति दोस्तों, सार्वजनिक उद्यम समिति, इस पर चर्चा कर ले। ये क्या होती है? 19 इसके बारे में जान लें। नंबर 1, 1964 में मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना। ठीक है। नंबर 2, प्रारंभ में इसके 15 सदस्य, प्रारंभ में इसमें इसके 15 सदस्य। 1967 के बाद, 1967 के बाद इसमें 22 सदस्य हो गए। ठीक है, 22 सदस्य हो गए। ये 22 सदस्यों की बात करें तो ये 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा से। 1967 के बाद की बात करें तो 15 लोकसभा से और 17 राज्यसभा से, 22 हो गए। ठीक है, आगे चलिए। सॉरी बेटा, 1967 नहीं होगा, 1974 होगा, ये मुझसे गलती हो गई, इसके लिए माफी मांगते हैं। 1974 के बाद से सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक है। इसमें नंबर 3 वही कार्यकाल, कार्यकाल इसका दोस्तों 1 वर्ष। चुनाव की बात करें तो वही जो सेम कंडीशन है, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, वही अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। नंबर 4, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा, इस समिति का अध्यक्ष हमेशा हमेशा लोकसभा से ही, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वह हमेशा लोकसभा से ही होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका क्या है? इसका कार्य क्या है? कार्य, ये कार्य देखते हैं। ये सार्वजनिक उद्यमों का, सार्वजनिक उद्यमों का लेखा जोखा की जांच करता है। सार्वजनिक जो उद्यम समिति है, यह सार्वजनिक उद्यमों के लेखा जोखा की जांच करती है। नंबर 2, सार्वजनिक उद्यम पर ही सीएजी मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के प्रतिवेदन की जांच करता है। तो संसदीय समितियों में आज के लिए इतना ही। इससे ज्यादा आपके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी से प्रश्न नहीं आएंगे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वित्तीय समितियां याद रखें। कौन कौन? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक वित्तीय समिति। अच्छे से प्रश्न कैसे पूछते
कि वित्तीय समितियों में निम्न में से किस समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? लोक लेखा, सार्वजनिक उद्यम समिति, प्राक्कलन समिति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। सबसे पुरानी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति। इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन सी है? तो वो है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न इसमें से आते हैं। मैंने समितियों में अस्थायी दर्श को बता दिया, उसकी अलग अलग चार्ट दिया, उसको आप लिख लेंगे, वो उसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। हाँ, यही वित्त समितियों में जो 3 मैंने बताया, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। आज के लिए हमारी वीडियो इतना ही। हम कल पढ़ेंगे मित्रों उच्चतम न्यायालय, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्रीम की तरफ घुस रहे हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, इस क्लास को जरूर पढ़िएगा और मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।